रिफ्लेक्टर है ना, कुछ है ना, लाइट दिख रही है ना, सरिये के ऊपर कोई प्रोटेक्शन लगा हुआ है, और गाड़ी दूसरी आप 150 की स्पीड की गाड़ी की आपको परमिशन दी है। ह्यूमन फॉल्ट है, ये ह्यूमन फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है, क्योंकि उसके पीछे उनको नियमावली को पूरा करना चाहिए। ये ह्यूमन फॉल्ट क्यों होता है? जांच करने वालों को, ये सिस्टम का फॉल्ट है। हाँ, सिस्टम कौन जांच करेगा भाई? ARTO, RTO, हाँ ये सब चेक करेंगे ना जी। TI चेक करेगा, जो ट्रैफिक इंचार्ज होगा, ओवरलोड गाड़ी, अब गाड़ी ओवरलोड, फिटनेस पास करते हैं वो चेक करेंगे इन चीजों को। वो तो कुछ है ही नहीं। आप 5,000 रुपए जो खत्म गाड़ी है, 40 साल पुरानी खत्म ट्रक को आप 5,000 रुपए दीजिए, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गाड़ी फिटनेस कभी नहीं होती, गाड़ी आंध्र प्रदेश में खड़ी है, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सहारनपुर मिल रहा है। अच्छा, इस तरह से हो जाता है? बिल्कुल होता है भाई। RTO ऑफिस में दलालों का बहुत बढ़िया प्रकोप है, सब कमा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरलोड ट्रक क्यों चलते हैं आप बताओ जरा मुझे? ओवरलोड ट्रक बहुत सारे एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन परमिट करता है साहब उन्हें? अब आप उनसे पूछिए, ट्रक ड्राइवर से पूछिए, वो कहेगा साहब हमारी क्या गलती है, हमें जो मालिक कहेगा भरेंगे, हम तो लेके चलेंगे। अब आप ट्रांसपोर्ट वाले से पूछिए, वो कहेगा साहब हमारी क्या गलती है कि जब पार्टी आगे से दे रही है, जब हमें किराया इतना कम मिलता है, कोई किराया के यहाँ कोई सेंस ही नहीं है, कोई पर किलोमीटर के वो किराया सरकार कोई अथॉरिटी फिक्स नहीं कर पा रही है। तो होता ही है कि हमें किराया कम मिलता है, डीजल के रेट बार बार बढ़ रहे हैं, तो फिर हम ओवरलोड भरते हैं ताकि हम अपने इसमें आपको एक पीड़ा जाहिर करना चाहूंगा जी। कि ट्रक के जो रेट थे 2012-13 के अंदर, हरिद्वार से अगर हम देखें, हरिद्वार से 15 टन का जो माल जाता था ट्रक के अंदर, उसका भाड़ा हरिद्वार से अहमदाबाद तक का 21 से 22,000 रुपए की भाड़ा होता था 2012 के आसपास। तेल उस समय 52-53 रुपए हुआ करता था। टोल टैक्स आज से आधे हुआ करते थे जी। और अन्य खर्चे जी, जो बाकी खर्चे हैं, खाना खर्चा है या अदर एक्सपेंसेस हैं, उसके पंचर है, हवा है, टायर है, वो सब चीजें है ना, वो आधे के करीब थी। लेकिन अभी मैं परसों पता कर रहा था, जब मैं पता कर रहा था तो इसी विषय में पता चला कि इस समय भाड़ा 26,000 रुपए है, यानी कि 4,000 रुपए का फर्क आया है ये 12 और 23 यानी कि 11 साल के बाद। डीजल के रेट 92-93 रुपए हो गया, 91 रुपए है। टोल टैक्स कितना बढ़ा है? टोल टैक्स डबल हो चुका है। नहीं, एक चीज और भी हुई टोल टैक्स में, पहले पर 70 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगता था, अब लगभग 35-36-40 किलोमीटर पे आ गया है। अच्छा, उसमें सेस भी तो लिया जाता है, वो जो टैक्स लिए जाते हैं सरकार। अरे ये एक अलग खेल है, ये सरकार की लूट का गलत कारनामा है। देखिए क्या है, आपका सबसे पहले रोड टैक्स आपने दिया, जब आपने रोड टैक्स दे दिया उसके बाद फिर आपसे एक सेस वसूला जाता है, पर किलोमीटर के, पर लीटर के हिसाब से वसूला जाता है। वो रोड सेस है, और सेस का ये नियमावली है कि जिस चीज का सेस आपने वसूला वो पैसा उसी चीज में इस्तेमाल होगा, उसमें इस्तेमाल होगा। शिक्षा का उपकर है, सेस बोलते हैं, वो शिक्षा में लगेगा। तो रोड का है तो सड़कों पर लगेगा। अच्छा, सड़क का पैसा कहीं और नहीं लगा सकते? नहीं लगा, किसी और उसमें लगा नहीं लगा सकते। तो आपने इतने रुपए पर लीटर पेट्रोल या डीजल पर आपने सेस वसूल लिया, आपने रोड टैक्स वसूल लिया, उसके बाद आपका टोल टैक्स भी आ गया। क्यों भाई? ये लूट आखिर कहां जाकर रुकेगी? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद भी आपकी सड़कों का डिजाइन बिल्कुल खराब है। आपको कोई इंजीनियर को शुद्ध नहीं देखने की, सरकार की अथॉरिटीज नहीं देख पा रही है। नतीजा ये हो कि जनता अपनी जान बार बार गंवाती जा रही है। मतलब जवाबदेही नहीं है। कुल मिलाकर के ये है बात कि जवाबदेही तय नहीं है, कि अगर किसी से सवाल किया जाए कि भाई इस तरह से क्यों हो रहा है, तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपको लगता है कि जवाबदेही है? अभी आपकी जो रोड गई है, जहां पर आप बैठे हैं फिलहाल, ये रोड गई है नकुड़ वहां शेरमू, इसके ऊपर मंडी गंगो से नकुड़, वहां शेरमू रोड गई है। इस पे यहाँ से जहां बैठे हैं, यहाँ से लेकर के आगे 1 किलोमीटर आगे मंडी है, 2 स्पीड ब्रेकर है पशु मंडी तक। अच्छा, दो स्पीड ब्रेकर यहाँ है, फिर अगला गांव आता सलारपुरा, 2 वहां है, फिर मोहनपुरा, फिर वहां है। इस पे इस तरह लगे, बीच बीच में रोड वो बने हुए हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि ये जो रोड ब्रेकर्स लगे हुए हैं, बने हुए हैं, सेफ्टी के लिए हम मानते हैं कि सेफ्टी के लिए स्पीड कम होगी, लेकिन उनके ऊपर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता। जिस देश में बाइक 5 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड पकड़ने वाली है, जिस देश में कारें, वो लिखा था, विज्ञापन करते अपनी कारों का, वो जिस देश में कारें 6 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है, उस देश में आप ट्रैफिक को स्पीड ब्रेकर लगा कंट्रोल करोगे? नहीं, क्रॉसिंग पर अगर बना दिए हैं, अगर स्क्वायर है, चौराहा है कोई, वहां पर स्पीड ब्रेकर चौराहे से 10 मीटर पहले बना दिए, वहां रेडियम तो लगी होनी चाहिए, उन पर सफेद पट्टी होनी चाहिए, रात के समय रेडियम से पता चल जाए, चमक जाए। वो होती है कि आपने एक बात और भी है, स्पीड ब्रेकर का एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, रोड कांग्रेस की गाइडलाइन है,
उनके हिसाब से स्पीड ब्रेकर की बनते हैं क्या? उनके ऊपर सफेद पट्टी होनी चाहिए, रेडियम लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल वही। बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, कहीं है क्या? अब होता क्या है, मेरे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ बाइक पे जा रहे हैं, भी अच्छा कोई बच्चा उसकी गोद में भी है, उन्हें भी पता है यहाँ पे वो बच्चा गिर जाता है, लेडीज गिर जाती है, वो उछले, पीछे लेडीज गिरी, पीछे से कोई ट्रक उसे खींच गया, ट्रक या ट्रैक्टर। अब इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बाइक वाला जिम्मेदार है, ट्रक वाला जिम्मेदार है? नहीं, सिस्टम जिम्मेदार है बिल्कुल। तो ये एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हुआ? मेरे ही पड़ोस की एक घटना है, ये एक्सीडेंट हुआ क्या मर्डर हुआ? अपने भाई की शादी में जा रही थी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, ये एक्सीडेंट है कि मर्डर है? नहीं, ये तो मर्डर है एक तरह तो से। 302 की केस किसके ऊपर चलना चाहिए? जिन लोगों ने उसमें कोताही बरती है जी, जिस ठेकेदार ने या जिस ठेकेदार ने उसको बनाया और कोताही बरती, जिस इंजीनियर ने उसको पास किया, जिसने इसका इंस्पेक्शन किया, उन सबके खिलाफ होनी चाहिए। आपको पता है जितने हमारी सड़कें बनती हैं गांव देहात की, सारी जैसे ये भी सड़कें, उस पर आपको सांसद का, विधायक का, इनके सबके बोर्ड लगे मिलेंगे, है ना? बहुत पहले किसी ने सुझाव दिया था कि इनके ऊपर ठेकेदार का नाम और नंबर भी लिखा होना चाहिए, ताकि पता लगे कि ये ठेकेदार था जिसने बहुत घटिया सड़क बनाई है, ये ठेकेदार था, ये जेई था, ये जेई था, इनके सबके नंबर दोनों के नंबर होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन विधायकों को इस बात का पता ही नहीं, सांसदों को इस बात का पता ही नहीं है। हाँ, वो अपनी मस्ती में मस्त है जी। तो मैं मान के चलता हूँ कि जितने एक्सीडेंट है इनमें 40-60% कम से कम वो बिल्कुल एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जो सिस्टम ने किया है जनता का, यानी सिस्टम की वजह से लोग मर रहे हैं, उनके ऊपर केस चलना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। अभी उत्कर्ष सिंह एक पत्रकार है, उत्कर्ष सिंह का एक्सीडेंट होता है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहे थे, स्कॉर्पियो गाड़ी उनके ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो जाता है। स्पीड ज्यादा नहीं थी, 50-60 की स्पीड। एयरबैग नहीं खुले होंगे? एयरबैग नहीं खुले। कैसे खुल जाते? एयरबैग खुलता है जब गाड़ी आगे टकराएगी, अगर बोनट गाड़ी का नहीं टकराया, बोनट से ऊपर गाड़ी अंदर घुस गई, तो कहाँ खुलेगा स्पीड ब्रेकर? सेंसर काम ही नहीं करेगा। तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसका सेंसर नहीं खुला, फिर मतलब अगर वो नीचे घुस जाएगी किसी ट्रक या हाईवा या किसी घोड़ा, जो घोड़ा वो बड़ी गाड़ी होती है जिसमें 14-18 टायर होते हैं, उसे घोड़ा बोलते हैं, उसके नीचे घुस जाएगी तो फिर वो नहीं खुलेंगे यार, नहीं खुलेगा। तो इसके लिए टकराने पे खुलता है। तो ये किसकी गलती है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट है ये तो। अब तो आप मैन्युफैक्चरिंग एरर है भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग एरर है। जो कंपनी 12-14-18 लाख रुपए ले रही है, 10-12 लाख रुपए गाड़ी के ले रही है, तो ये तो उसकी गलती है ना। उसको सेंसर इस तरह से लगाने चाहिए कि आपको बड़ी दुर्घटना। और बताता हूं मैं आपको, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कार कौन बेचती है? सुजुकी बेचती है। मारुति सुजुकी। अब मारुति नहीं बची, सुजुकी बची है। अच्छा जी, ठीक, सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचती है। और जो टेस्ट का एक रैंकिंग है कि उसमें 5 स्टार मिले, 4 स्टार मिले, 3 स्टार मिले, हिंदुस्तान में सुजुकी गाड़ी को सबसे कम स्टार मिलता है। क्यों मिलता है? कि उनकी जो रोड यूज करते हैं बहुत हल्का है, पत्थर है, आप मुक्का मारोगे उसमें तो दब जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों है ऐसा? चूंकि उन्हें एवरेज बढ़िया चाहिए गाड़ी का, और सस्ती गाड़ियां देनी है। सस्ती गाड़ियां देनी है। इसके उलट टाटा की गाड़ियां सारी 5 स्टार आ रही है आजकल। अच्छा, ठीक, तो एक तो गाड़ी बिक रही है 0 स्टार की, एक गाड़ी बिक रही है 5 स्टार की, लेकिन 5 स्टार की कीमत ज्यादा है। फिर इसलिए ज्यादा होगी, मटेरियल अच्छा लगेगा तो महंगी होगी वो। जी जी, उसका एवरेज भी कम होगा जब भारी हो जाएगी गाड़ी उसकी वजह से। मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में 1500 सीसी ऊपर की गाड़ी और अधिकतम स्पीड 140 की, इनमें स्पीड गवर्नर होना चाहिए जो स्पीड कंट्रोल रखे। 1500 सीसी से ऊपर की किसी गाड़ी को रोड पर आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और सब गाड़ियों के टेस्ट जो उनके रेटिंग है वो 5 स्टार से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि एक जान की कीमत ही बहुत महंगी होती है। आपका सांसद गए थे मुनव्वर हसन, हाँ, लाखों लोगों को रोता हुआ छोड़ गए। उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो 400 सदनों के मेंबर रहे थे, वो अचानक चले गए। किसकी गलती थी भाई? पूरा पश्चिम रोया था उनको। और आज भी जब उनका जयंती आती है, और आपको याद होगा वो लोहे का सरिया था, वो घुसा था। हाँ सर, ये वो जो गाड़ी थी वो सरिया के अंदर उसमें गाड़ी घुस गई थी पूरी। बहुत बड़ी त्रासदी थी वो हमारे लिए। ये चीजें सरकार को ध्यान देनी चाहिए, इन पर तुरंत काम होना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और ये जो सड़कों की डिजाइनिंग है ना, ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो सड़कों के कॉर्नर होते हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है बनाते समय। सड़क तो बना दी, कॉर्नर पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा होता है ट्रक जा रहे हैं और दूसरी साइड में गड्ढा है नीचे, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़क तो इतनी 4-4, 6-6 इंच तक सड़क को उठा देते हैं, साइड में वो 1-1 फुट नीचे तक रहता है और फिर वो ट्रक पलट जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। आपको एक बात बताऊं जी, अब तो ये हॉट मिक्स की रोड बनती है। जब पहले सिंपल रोड बनती थी, जितनी चौड़ाई बनती थी, उस रोड में 1 किलोमीटर में 48 ड्रम कोल तार के लगने अनिवार्य थे। लेकिन आमतौर पर 12-14 ड्रम भी नहीं लगते थे।
48-14 यानी कि 1/4, यस 1/4 लगते थे एक सिर्फ। बटा चार लगते थे, और वो ड्रम पता है यहाँ तक पहुंचते नहीं थे, रिफाइनरी से उठता है ये कोल तार, सरकार पर वो देती है परमिट, ठेकेदार वहां से उठाता है, वो बाकी ड्रम वहीं बिक जाते थे। अच्छा, और जिस सड़क पे कोल तार डलेगा नहीं, अब होगा क्या, बारिश हुई, बारिश में अगर एक बजरी उखड़ी तो शाम तक उसमें 1/1 का गड्ढा हो जाएगा, अगर बारिश चल रही है, पानी है तो। हाँ इसीलिए तो देखिए अंग्रेजों के दौर के अगर हम देखें, उनके बनाए हुए पुल, उनके बनाए हुए सड़कें, उनके बनाए हुए घर मकान, वो उस दौर के आज भी सुरक्षित हैं, वो आज भी चल रहे हैं। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ गंगो, मैंने 2 सड़कें ऐसी देखी पुराने जमाने की बनी है, वो कभी खराब ही नहीं हुई थी। एक तो ये जब नकुड़ जाते हैं नए गांव से आगे, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का टुकड़ा था, वो कभी खराब नहीं हुआ, मेरी याद में हमेशा ठीक ठाक चलता रहा जब तक चौड़ी सड़क नहीं बनी। एक जब डुब्बर किशनपुर जाते हैं ना, इधर तीतरो तरफ जाते हैं, एक वहां एक रूट थे फतेहपुर के आसपास कहीं को, 1.5-2 किलोमीटर का वो टुकड़ा ऐसा ही था, वो कभी खराब नहीं हुआ। वो किसी ठेकेदार ने बहुत बढ़िया कोल तार लगा के, ईमानदार होगा, उसने बनाया होगा, वो खराब नहीं हुआ आखिर तक। और आज क्या है कि आपकी हॉट मिक्स की सड़क बनी हुई है, उधर बनती है उधर टूटती है। और वासिल भाई आपको मैं बताऊं कि पहले जो सड़कें बनती थी ना, वो पीडब्ल्यूडी के जेई खुद खड़े होकर बनवाते थे। अब क्या सिस्टम है, अब देखो बड़ी कमाल की बात है, अब सड़कें बनाती है प्राइवेट कंपनियां। अब पीडब्ल्यूडी नहीं बनाता इन चीजों को। ना मुझे पता ही नहीं आज पीडब्ल्यूडी है क्यों, मैं तो समझ नहीं पा रहा उसका हूँ। काम क्या है? हाँ, सड़कें बनाती है प्राइवेट कंपनी, वो क्या करती है, वो बैंकों से लेती है लोन, गारंटी देती है सरकार, अगर कोई मुआवजा है तो सरकार ने मुआवजा दे दिया, और उसके बाद में प्राइवेट कंपनी सड़क बनाती है, बैंकों से लोन लेती है, फिर वो टोल टैक्स उसकी वसूली एनएचआई वगैरह मिलकर के करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी आपने क्यों थाम रखा है भाई, इसे हटाओ ना। आज ये सड़क है जिस पर हम बैठे, ये सड़क है तो हाथी पाल रखा बस, एक ये तरह से पीडब्ल्यूडी ने सफेद बनाई, हाथी। जाहिर सी बात है पीडब्ल्यूडी की सड़क है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कोई जे इस पे आके देखता हो कि हो क्या रहा, सड़क टूट क्यों रही है। हमने शिकायतें भी 1-2 बार की हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, ना कोई पीडब्ल्यूडी का एक्शन, जेई अधिकारी कोई, उन्हें कोई चिंता नहीं, जनता मरेगी जिएगी क्या होगा, इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लग पाती। अच्छा लोकेश जी, मैंने पहले कोई बोर्ड लगे हुए देखे, पुराने बोर्ड जो मैंने पहले, उस पर नाम लिखे होते थे, गैंग 1 गैंग 2, ये क्या, इसके बारे में थोड़ा सा। ये कोई गब्बर सिंह का डकैतों गैंग नहीं होता था, बल्कि सड़क बनाने के कुछ समूह होते थे। जैसा कोई एक गैंग क्या काम करेगा, बराबर मिट्टी डालकर ढलान बनाएगा सड़क के बराबर, वो जो 6 इंच का जो गैप होता है, ऊंचाई नीचाई हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। जी 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 जी, एक गैंग होता, पहले ईंटें भी लगती थी, पहले छोटी सड़कें होती ना तो उस पर ईंटें भी लगाते थे, 3 फुट 2.5-3 फुट के लिए ईंटें लगा देते थे। उनको उस गैंग का काम होता था, यानी उस समूह का काम होता था कि वो सड़क की ढलान बराबर प्रॉपर मिट्टी से रखकर, वो लगभग साल भर काम चलता रहता था, बरसात से ठीक पहले और बरसात के ठीक बाद फिर उसमें मिट्टियां डलती थी। तो गैंग कौन बनाता था? वो गैंग ये पीडब्ल्यूडी के होते थे भाई। अच्छा, वो कर्मचारी होते थे, कर्मचारी होते थे, पीडब्ल्यूडी 4th क्लास के कर्मचारी होते थे वो। हाँ मैंने नाम लिखे हुए देखे हैं, गैंग 1 गैंग 2 इस तरह से। गैंग तो नाम बदनाम कर दिया, गैंगस्टर लगा लगा के लोगों, लेकिन गैंग तो अच्छा काम, रेलवे में होते हैं गैंगमैन, रेलवे में एक पद होता है गैंगमैन। अच्छा जी, वो जो रेल की पटरी इनके रख रखाव करते हैं। तो अब कहाँ गए वो? अब उनकी वजह से तो बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, उनके ना होने की वजह से, उसका देखभाल ना होने की वजह से। ये बात तो सरकार बता सकती, पीडब्ल्यूडी बता सकता है वो कहाँ गए, रेल में तो है आज भी। फिर वही बात है कि जवाबदेही तय नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ आसिल भाई, गंगो का बताता हूँ आपको उदाहरण में आपका। उधर जब गंगो से तीतरो की तरफ जाते हैं तो वहाँ बाईपास, जहाँ कुछ रेशियाना मोहल्ले का बाईपास मुड़ता है, वहाँ एक सर्विस सेंटर बना हुआ है, धुलाई केंद्र। वो तिराहे पर जो है जहाँ अमरूद वाले खड़े होते हैं। राइट, वो पीडब्ल्यूडी की जमीन में बना हुआ है। अच्छा, अवैध है वो? अवैध है, और वहाँ एक्सीडेंट भी कई सारे हुए हैं। मैंने खुद शिकायत की थी इस चीज़ की, और जानते हो मेरे पास क्या जवाब आया? क्या? कि वो हटा दिया गया है। आप वहाँ को रोज निकलते, बताओ हटा क्या? वो सर्विस सेंटर हटा दिया गया है? ये मेरे पास लिखित में आज भी पड़ा है। अच्छा जी, उनका जवाब कि हटा दिया गया है। आज तक हटाया क्या? नहीं, कौन जिम्मेदार होगा इन चीज़ों के लिए? वो जिसने रिपोर्ट लगा कर भेजी है। और हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आप बदकिस्मती देखिए, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे कर्मचारी है, इनकी कोई जवाबदेही तय नहीं है। हमारे नेताओं की फिर भी हर 5 साल बाद जनता उनको चेक कर लेगी। उनसे कई बार पूछ भी लेते हैं कि विधायक जी आपने क्या अरे किया। 5 साल बाद उनको हटा देगी जनता, इनको कौन हटाएगा? ये बात तो सही है बिल्कुल। वो तो एक बार जब आ गए तो फिर वो। और आपको अब मैं इसे मुद्दे पर जाना चाहूंगा आपको, कि जिसके बारे में सुनकर चौंक जाओगे, वो मुद्दा है हमारे बच्चों को लेकर के। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, आपके बच्चे पढ़ते स्कूल के जो वाहन होते हैं। हाँ, स्कूल वाहन के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खतरनाक, बड़ी साफ बड़ी क्लियर कट बहुत सारी सिफारिशें हैं। जैसे किसी भी स्कूल वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका मॉडल इससे नीचे नहीं होगा, और हर स्कूल वाहन में सीट बेल्ट होगी। अच्छा, बच्चों के लिए सीट बेल्ट होगी? कलर पीला ही होगा। हाँ बिल्कुल, सीट बेल्ट होगी, हर बच्चा सीट बेल्ट पे होगा, कलर पीला होगा, इसमें फायर अलार्म का सिस्टम होगा, और कई सारी चीज़ें हैं, पूरी एक लिस्ट है।
फायर वो किट होगी उसमें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं। हमने इस बात पे लड़ाई लड़ी भी थी एक बार, और कुछ जगह मुजफ्फरनगर में हो भी गया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग बीच में ऐसे घुसे थे, यहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी थी, वो बीच में डील कर गए स्कूलों से। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास, सारे ही स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं प्रभु, सारे स्कूल ऐसे ही हैं जिनकी स्कूल वैन वगैरह सब, हम अपने बच्चों को रोजाना बहुत खतरे में निकाल के भेज रहे हैं स्कूल। सेफ्टी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की घटना एक सहारनपुर के पास गागालेडी में हुई थी, पूरी की पूरी वैन जल गई थी। बहुत पहले ये एनआर मॉडर्न की स्कूल की बस यहाँ एक्सीडेंट हुआ था लखनऊ के आसपास कहीं, जिसमें सारी टीचर और बच्चे थे, पिकनिक पर गए हुए थे। कई साल की बात होगी, पुरानी बात है, 20 से 25 साल पुरानी बात है जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसी एनआर मॉडर्न स्कूल की बात है ये। अच्छा, और अब आप आ जाओ आप कि हमारे यहाँ मोटर व्हीकल तो एक्ट है, ना तो बच्चे गार्जियन सुरक्षित नहीं ना है। तो गार्जियन जागरूक हैं अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, ना वो स्कूल जागरूक है, नहीं और है। सरकार की और सिस्टम की तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान की सरकार ने तो जनसंख्या कम करने के कुछ टेंडर निकाल दिए हैं, दुर्घटना में मर जाए तो जी कम जी होंगे जी। लोग। हाँ, शायद ये टेंडर कुछ कंबाइन करके या कुछ सामूहिक रूप से टेंडर निकाल दिए ताकि कुछ जनसंख्या कम होती चली जाए। खैर, और अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट की बात करेंगे, 1861 में बना था ये मोटर व्हीकल एक्ट, ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया था। उसमें था अगर कोई डेथ भी हो जाए तो किसी कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज भी अगर आप कोई किसी को मार दोगे तो नियम ये है कि उसका ऑन स्पॉट आपको बेल मिलेगी। हालांकि उसके बाद में 308 अब जुड़ने लगी जब बीच बहुत हल्ला मचा, लेकिन अभी भी मोटर व्हीकल एक्ट किसी को प्रोटेक्ट करता है, ड्राइवर्स को, इनको, उनको सजा नहीं देता। ठीक, ये विडम्बना है। चलिए खैर, इन सब चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हम यही कामना करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से या हमारी बात पहुंचाने के माध्यम से या किसी और माध्यम से हमारी सरकार, हमारा सिस्टम जनता के प्रति जवाबदेह हो जाए, इन चीज़ों में सुधार आए, और जो दर्शक हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन चीज़ों को फैलाने की कोशिश करें, ताकि हम लोगों के सेंस में, यानी कि जो हमारे संस्कार हैं सड़क पर चलने के, चाहे हम पैदल चल रहे हैं या किसी वाहन से, दुपहिया चौपहिया जिस भी वाहन से हम चल रहे हैं, उसमें संयम बरतें, नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित। अभी चला हुआ है सड़क सुरक्षा सप्ताह, फरवरी तक चलेगा, सरकार के यहीं से चला हुआ है, हर साल चलता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। आप जरा मुझे देख के बताना उसमें कितनी सुरक्षा है, क्या उसका पूरा सिस्टम है। आप सर पीट लोगे अपना। खैर, अब क्लोजिंग की तरफ जाते हैं इस बिल्कुल वीडियो की। आप कोई बात कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं इतना ही कहूँगा कि भाई सावधान रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, और सड़कों पे हमेशा नियम के साथ चलें, बाहें चलें, कम चलें, दूरी बढ़ा के रखें, दो वाहनों के बीच में दूरी मेंटेन करके रखें। ये बहुत सारी चीज़ें इनमें ध्यान रखें। ठंड का मौसम है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो अपनी लाइन में चले। सुरक्षा की दृष्टि के अंतर्गत सामने वाले जो वाहन है उससे दूरी बना करके चले और सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर पहुंचे, यही हमारी कामना है। भाई अगला जो वीडियो आप देंगे वो किस सब्जेक्ट पे देंगे? अगला जो हमारी वीडियो आएगी वो DNT पर आएगी। अच्छा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जातियों को लेकर, विमुक्त जातियों को लेकर के बहुत अच्छा मुद्दा। ये मुद्दा पिछली वीडियो में हमने उठाया था DNT के बारे में, क्योंकि उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको नहीं, जिसको भी जिसका जो हक है उसको मिलना। मेरा एक विचार है जी कि हमारे क्षेत्र में इसके विमुक्त जाति के जो सबसे बेहतरीन जानकार हैं वो आपकी पत्रकार शिरोमणि हैं, सीनियर पत्रकार हैं, श्री बलबीर सिंह तोमर। अच्छा, हमारे गुरु जी। जी, आपके गुरु जी जी जी। तो कोशिश कीजिए वो शामिल हो सके तो उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, उनके पास इनकी कंप्लीट जानकारी है इस विषय की। ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि अगर वो इस विषय पर हमारे साथ बैठे, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, और बहुत सारी जानकारियां इस विषय पर निकल करके आएंगी जिनसे लोग जागरूक होंगे। जरूरी है, बहुत बिल्कुल जरूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मूल्यवान विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो आपके सवाल हैं वो सवाल भी आप हमारे साथ हमसे पूछ सकते हैं। जो अपने सलाह देना चाहते हैं, जो भी आप सलाह देना चाहते हैं वो सलाह आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपना नाम और किस क्षेत्र से आप हैं वो लिख करके भेजें। जय हिंद, जय भारत।